नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। अगर आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर इसके मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो आप वहाँ से जाके इनको जॉइन कर सकते हो। इसमें केवल और केवल न सिर्फ पीडीएफ दी जा रही है, बल्कि आपकी 60 प्लस आवर्स का डिटेल्ड डिस्कशन क्लासेस भी आपकी होंगी, जिससे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, वो आपका कंप्लीट रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसमें मॉक टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस को ड्राफ्ट किया गया है, जहाँ से सवाल आपको सीधे मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को जॉइन करने के लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ एक कूपन कोड है केडी 100, इस कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए और इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ से या हम कहें इस प्रैक्टिस सीरीज़ बैच से आप जुड़ जाइए। तरह की सही विकल्प का चयन कर लो। द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के समय अलीगढ़ किले में अगस्त 1805 में अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। नहीं, ये लड़ी गई थी 1900, 1 मिनट, अ, 1900 नहीं, 1803 में। ये गलत है यहाँ पे। 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोइल या कोल नाम से जाना जाता था। हाँ, ये सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिसामुद्दीन उलबक को कोइल का गवर्नर बनाया था। ये भी सही है। तो 2 और 3 ई पार्ट सही होगा, है ना? 2 और 3 यहाँ तो है नहीं, तो 1 से अधिक यानी कि 2 सही हैं, ठीक है? अब आ जाओ आप यहाँ पर। सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ आपके लिए एक जिला अलीगढ़। अलीगढ़ के बारे में एक बात तो याद रखनी है आपको कि अलीगढ़ में ही एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं घासेरा का युद्ध। घासेरा का युद्ध। सवाल पूछा जाए घासेरा का युद्ध कहाँ हुआ, किस जनपद में हुआ, किस जनपद से संबंधित है, यहीं से। अलीगढ़ से एक वर्ष है 1875 और अलीगढ़ से ही एक संबंधित है वर्ष 1920। ये दोनों ही महत्वपूर्ण वर्ष हैं क्योंकि 1875 में हुआ था अलीगढ़ अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था। और यही जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है यही 1920 में क्या बन गया, ये बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है? यही बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब आ जाओ अलीगढ़ में एक किला है जिसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अलीगढ़ में एक किला है जिसे कहते हैं अलीगढ़ किला। इसके बारे में जानकारी देख लो। इसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है रामगढ़ का किला। रामगढ़ का किला कब बना था? ये बना था 16th शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। इसका मुझे बताओ निर्माण, क्या बता सकते हो? हाँ, इसका निर्माण कराया था अ, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के काल में इसका निर्माण हुआ था, 1524-25 के आसपास, ठीक? तो अलीगढ़ में एक और है महत्वपूर्ण स्थान, इसे कहते हैं शेखा झील। अगर आपसे पूछे कि भैया बताओ शेखा झील ये कहाँ है, या हम कहें शेखा, इसे हम पक्षी अभयारण्य भी कह सकते हैं। अभयारण्य, मुझे बताओ ये कहाँ है? तो आप बताओगे ये है अलीगढ़ में। फिर मुझे बताओ शेखा झील हो गई। फिर मुझे बताओ एक पार्क है जिसको कहते हैं जवाहर पार्क, कहाँ है? फिर आपने बताया कि ये भी है अलीगढ़ में। मैंने कहा कि जवाहर पार्क को किसी अन्य नाम से जाना जाता था क्या? आपने कहा हाँ, इसे कहा जाता है नकवी पार्क। इसे नकवी पार्क कहते हैं। तो आपसे सीधा सवाल पूछे नकवी पार्क कौन है? जवाहर पार्क है। शेखा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? अलीगढ़ में है, ठीक? और अलीगढ़ का किला ये 16वीं शताब्दी में के आसपास बना था, रामगढ़ का किला कहलाता है। घासेरा का युद्ध अलीगढ़ से संबंधित है। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ये तब्दील हो गया, ठीक? सारी बातें याद रखो। इसके अलावा वापस आओ 67 में चलो। 67 कह रहा है कि 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति घोषित की। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जनसंख्या नीति किस अवधि के लिए है? 2021 से लेकर 30 के लिए है। सी पार्ट सही होगा इसका। जनसंख्या नीति में 3-4 बातें याद रखो। कौन-कौन सी? देखो, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जनसंख्या उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति
2021 से 30, ठीक है? 21 से लेकर 30। तो यहाँ पर एक सवाल मैं सीधा आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ उत्तर प्रदेश की, क्या आप बता सकते हो कि पहली जनसंख्या नीति ये कब आई थी? पहली जनसंख्या नीति ये आई थी सन 2000 में। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति है, नई जनसंख्या नीति, इसका अनावरण कब हुआ? इसकी तारीख भी पूछी जा सकती है आपसे, तो आप बताओगे 11 जुलाई जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ना, 2021 में हुआ था इसका अनावरण। और टाइम पीरियड क्या है इसका? टाइम पीरियड है 2021 से लेकर 2030 तक। ठीक। अब इस जनसंख्या नीति में कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन तथ्यों को आपको बिल्कुल कंठस्थ करना चाहिए, चूंकि आगे आने वाली लोअर पीसीएस और साथ ही साथ लेखपाल के लिए ये तथ्य जरूर पूछे जा सकते हैं। आ जाओ समझ लें। ऐसे समझो, मैं कैसे बताऊं आपको? एक काम करता हूँ, एक कॉलम बना देता हूँ आपके लिए। एक तरफ लिख लो 2026 और एक तरफ लिख लो 2030। 2026 का टारगेट क्या है और 2030 का टारगेट क्या है? जस्ट वेट, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, 2026 और 2030, ऐसे टेबल बना लो एक, इसका टारगेट। ठीक है, देखो, अगर आपसे पूछे कि TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये बना लो टारगेट। टोटल फर्टिलिटी रेट 2026 तक टोटल फर्टिलिटी रेट करना कितना टारगेट है जनसंख्या नीति के आधार पर? 2.1। और 30 तक का कितना टारगेट है? 1.9%। ये है लक्ष्य। लक्ष्य हम यहाँ पर लिख रहे हैं। TFR का मतलब हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। एक कॉलम और बना लो, इसमें लिख लो शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, तो 2026 तक प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर कितना होना चाहिए? 32। तो 2030 तक कितना होना चाहिए? 22। ये टारगेट है। शिशु मृत्यु दर यहाँ पर याद रखना, प्रति 1000, प्रति 1000 जीवित जन्म पर, ठीक है? 32 2026 का टारगेट है, और 30, सॉरी, 22 2030 का टारगेट है। इसके अलावा एक टेबल और बना लो। ये तो शिशु मृत्यु दर हो गई। अब हम लिए चलते हैं आपको नवजात मृत्यु दर के पास। मुझे बताओ, नवजात मृत्यु दर यानी कि 0 से लेकर जो 27 डेज के बच्चे होते हैं, 27 दिन, 2026 का इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट 2026 का है 22, और 2030 का कितना है? 12। ये तो हो गए नवजात। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 5 वर्ष से कम आयु के, कम आयु की मृत्यु दर। इनका टारगेट देख लो सरकार का कितना है? 26 में है 35, और 30 में है 25 लाना। ये टारगेट है। फिर आ जाओ, औसत जीवन प्रत्याशा। सरकार का टारगेट 2026 तक है 35, ओ सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। औसत जीवन प्रत्याशा का है 66 साल, ठीक है? और 2030 तक कितना करना है? 69 साल। ये टारगेट्स हैं, याद रखना। 2026 से 30 तक के टारगेट टेबल बना के आप याद करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 68 में चलो जरा, ध्यान से पढ़ो इस सवाल को। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के बारे में सही कथन की पहचान करो। 14 सितंबर 2005 को अस्तित्व में आया था सूचना आयोग, बिल्कुल सही है। आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है आयोग में, और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्तों जिनकी नियुक्ति महामहिम। दरअसल यहाँ पर ये 10 से अनधिक होना चाहिए, नहीं मैक्सिमम 10 है। ये टाइपिंग एरर हो गई यहाँ, लेकिन ये अध्यक्षता की एक चयन समिति होती है और उसी से मिलकर ये बना होता है, ये सही होगा, है ना? यहाँ पर अनधिक होना चाहिए। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर कह रहा है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के पद की शपथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ये गलत है। ये नहीं दिलवाते हैं, तो 1 और 2 केवल सही होगा। गवर्नर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है? अब यहाँ पर आओ जरा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त लिख लो। क्रम से पूछे जाते हैं और क्रम से ही मैं लिख रहा हूँ, इनको याद रखना। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, ये एज इट इज क्रम से रखना। पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, पांचवे कौन? तो पहले थे MA खान, जस्टिस MA खान, खास नहीं खान, ये थे पहले।
आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? इसके अलावा दूसरे कौन थे? इनका नाम है श्री रंजीत सिंह, श्री रंजीत सिंह पंकज। फिर हैं श्री जावेद उस्मानी, जावेद उस्मानी साहब। और फिर हैं श्री भावेश कुमार, ठीक है? और फिर हैं राजकुमार, राजकुमार विश्वकर्मा। ये साहब हैं अंतिम यानी कि वर्तमान में। तो वर्तमान को और पहले को तो याद करना ही है, लेकिन ऐसे 4 नाम दे देगा और कहेगा इनको क्रम से सजाइए, तो फिर कैसे करोगे? तो यही क्रम याद रखना है। ईयर्स आपसे नहीं पूछे जाएँगे, बस क्रम पूछा जाएगा। वापस आओ। 68 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है? और आगे बढ़ो। 69 में आ जाओ। कह रहा है कि जिला मुख्यालय बलिया शहर किस महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? ये माना जाता है भृगु का। आओ जरा, यहाँ पर कई सारे ऋषि हुए हैं। जैसे मैं लिए चलता हूँ आपको बलिया। जब आप बलिया जाते हो ना, तो इस बलिया क्षेत्र को कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह कोसल का क्षेत्र हुआ करता था। यह कोसल का क्षेत्र हुआ करता था। एक ऋषि हुए थे, ऋषि का नाम है जमदग्नि। कहते हैं ऋषि जमदग्नि का ये स्थान था, ठीक है? ऋषि जमदग्नि का ये एक स्थान था। और इसके अलावा और एक ऋषि हैं, ऋषि भृगु। भृगु का ये निवास स्थान भी माना जाता है बलिया को। और भी कई सारे हैं, जैसे एक ऋषि हुए हैं गार्ग पाराशर, वशिष्ठ ऋषि हुए हैं। इसके अलावा अत्रि ऋषि हुए हैं, इनके नाम आपने पढ़े होंगे। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री जब आपको पढ़ाई थी, तो गार्ग पाराशर, वशिष्ठ, अत्रि, इन ऋषियों ने भी बलिया को कहीं कभी न कभी भ्रमण किया था। ऐसी जानकारियां ऐतिहासिक स्रोत में मिलती हैं। बलिया ही वो जगह है जहाँ पर एक मेला लगता है। क्या नाम है इसका? दादरी, दादरी मेला लगता है। और एक बात और समझो, ये जो दादरी मेला है, ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है भारत का किस मामले में? पशुओं के मामले में। और ये मेला लगता कब है? तो आप बताओगे कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है? और अगर आपसे महीना पूछ ले, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास ये मेला लगता है। अच्छा, ये इसका नाम दादरी ही क्यों पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि एक ऋषि हुए थे, ऋषि का नाम था भृगु। भृगु के एक चेला थे यानी शिष्य थे जिनका नाम था दरदार मुनि, दरदार मुनि। तो इन्हीं के सम्मान में, दरदार मुनि के ही सम्मान में ददरी मेला लगता है। बस इतनी बातें हैं, याद रखो आप। वापस आ जाओ। 69 का सही उत्तर क्या होगा? भृगु जी कहाँ पर हैं? कौन से ऑप्शन में? सी पार्ट, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 70 में आ जाओ। 70 में क्या कह रहा है? कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कर दो, लेखकों के नाम और उपनाम। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला से मिला दो, और धनपत राय, इनको कहाँ से मिलाओगे? रघुपति सहाय, ये कौन है? ये फिराक गोरखपुरी से आप मिला दो। इनको बैद्यनाथ जी को नागार्जुन से मिला दो, और धनपत राय जी को मुंशी प्रेमचंद से मिला दो। अब आप मैच कर लेना, ठीक है? लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, इनको जरूर याद रखना। मैं लिख रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र वाराणसी में जन्मे थे, याद रखना, भूलना नहीं है। मैंने लिखा वाराणसी में एक जगह है लमही, वहां पर जन्मे थे। मैंने लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में जन्मे, ठीक। मैंने लिखा काशीनाथ, काशीनाथ सिंह वाराणसी में जन्मे। मैंने लिखा मनमथ नाथ गुप्ता, कहाँ जन्मे? वाराणसी में जन्मे। फिर मैंने लिखा ये सारे के सारे वाराणसी वाले हैं, नाम भूलना नहीं। मुंशी प्रेमचंद्र वाराणसी में जन्म हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में, काशीनाथ सिंह वाराणसी में, मनमथ नाथ गुप्ता वाराणसी में। फिर मैंने लिखा महादेवी वर्मा। मुझे बताओ कहाँ है? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में आ जाओ। 71 में कह रहा है उत्तर प्रदेश में अवस्थित भूरागढ़ किला के संबंध में सही विकल्प की पहचान कर लो। भूरागढ़ किला के बारे में आपको जानना होगा, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें स्टेटमेंट पढ़ो। कह रहा है 17वीं शताब्दी में राजा गुमान सिंह ने भूरे पत्थरों से इसका निर्माण कराया था। हाँ बिल्कुल ठीक है।
दूसरा कह रहा है ये किला जनपद में है और माही नदी के किनारे है। जनपद में, बांदा में तो है, लेकिन माही के किनारे नहीं है। ये सही नहीं है, ये गलत है। माही नदी के किनारे नहीं है लेकिन बांदा में है, ये ठीक है। फिर कह रहा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको कहते हैं नट बलि। तो ये भी सही है, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर आओ, मैं लिए चलता हूँ आपको भूरागढ़ के पास। भूरागढ़ किला, इसको ध्यान से समझना है। भूरागढ़ किला किससे निर्मित है? भूरे पत्थरों से। भूरे पत्थरों से ये है निर्मित। अच्छा, किस नदी के किनारे है? कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ। बांदा में है। किस नदी के किनारे है? केन नदी के किनारे है। ठीक है? तो माही गलत हो जाएगा, केन सही रहेगा। केन नदी के किनारे बांदा में अवस्थित है। ये जो किला है ये किस शताब्दी के आसपास बना था? लगभग कहते हैं कि ये 17वीं शताब्दी के आसपास बना था, 17वीं शताब्दी में। और ये किसके नाम से है? एक राजा हुआ करते थे, राजा गुमान सिंह। बड़ा इनको गुमान था, राजा गुमान सिंह। इन्हीं के द्वारा ये निर्मित है, अर्थात इसका निर्माण किया गया। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई मेला भी लगता है? हाँ, यहाँ पर एक मेला लगता है, नाम है नटबली। एग्जाम में अलग से सवाल कला और संस्कृति में पूछा जा सकता है कि नटबली मेला ये कहाँ पर लगता है? यहीं पर भूरागढ़ किले परिसर के आसपास। अच्छा, बांदा की हम बात कर रहे हैं तो 1857 की क्रांति चल रही थी, आपने इतिहास तो पढ़ा ही होगा। ये जो बांदा का क्षेत्र था, यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था स्वतंत्रता संघर्ष का? तारीख थी 14 जून, वर्ष था 1857। कहते हैं कि इस दौरान जब स्वतंत्रता संघर्ष का काम चल रहा था, उस समय यहाँ का जो नेतृत्व किया था वो बांदा के एक नवाब हुआ करते थे। इनका नाम है अली बहादुर। अली बहादुर द्वितीय, इन्होंने किया था नेतृत्व। इसके बाद फिर 1858 में लगभग 16 अप्रैल तारीख थी, एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था विटलुक, और उसका फिर इन क्रांतिकारियों से तगड़े से झड़प हुआ था। तो खैर ये है भूरागढ़ का किला। आई होप आप समझ गए होंगे। 71 का सही होगा सी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 72 में। पहुंचो भाई 72 में और पढ़ो। इसको कह रहा है कि मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद क्रमशः ये किन मंडलों के अंतर्गत आते हैं? मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद, सिंपल सवाल है। अगर आपने मैप को बहुत बारीकी से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, ऐसे सवालों को आप हवा में उड़ाओगी। ठीक है? एक तो ले लो, दो मैं मंडल लिए लेता हूँ यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के मंडल, कौन कौन से मंडल उठा लें? एक ले लो सहारनपुर। सहारनपुर, और एक मंडल मैंने ले लिया कानपुर। कानपुर नगर। ठीक है? सहारनपुर को जब आप लेते हो तो यहाँ पर मुझे बताओ इस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो स्वयं हो गया सहारनपुर। सहारनपुर की सीमा को स्पर्श करता हुआ एक हो गया शामली, और एक हो गया मुजफ्फरनगर। ठीक। अब आ जाओ कानपुर में। कानपुर में कौन कौन से आते हैं? एक तो हो गया कानपुर नगर, कानपुर मंडल में एक तो कानपुर नगर स्वयं हो गया, दूसरा हो गया कानपुर देहात। ठीक है? और तीसरा कौन हुआ? तीसरा हो गया फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फिर इसके बाद कन्नौज। कन्नौज भी आ गया। इसके बाद आ गया कानपुर देहात। और कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज। कन्नौज, कानपुर देहात तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। कन्नौज हो गया। इसके बाद इटावा उठा लो। इटावा के बाद ले लो आप औरैया को। ठीक। 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो सहारनपुर के अंतर्गत कौन आ रहा है? सहारनपुर मंडल के अंतर्गत कौन आ रहा है? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। कानपुर नगर मंडल के अंतर्गत कौन आ रहा है? कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया। अच्छा, इन दोनों को ही मैप में आओ जरा ड्रॉ करते हैं। मैप मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन आपको समझना होगा। लगातार आप मैप भर रहे होंगे, तो मैं लिए लेता हूँ सहारनपुर। ऐसे आप प्रैक्टिस कर लिया करो कभी कभी। खाली बैठे हो तो कोई जिला उठा लिया और ऐसे लिख लो पूरे कागज में। अब दिमाग लगाओ कि सहारनपुर को ऐसे क्लॉकवाइज चलो जरा। सहारनपुर में ऊपर की तरफ कौन सा इसको स्पर्श कर रहा है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ उतरना शुरू करो। ये मिल गया आपको उत्तराखंड। फिर और नीचे आओगे तो कौन मिलेगा? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। और नीचे आओगे कौन मिलेगा? शामली। इधर की तरफ मिलेगा हरियाणा, पश्चिम की तरफ। ठीक है? बस ये स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, अब यहीं पर यही काम करो कानपुर नगर में। ये लिखा मैंने कानपुर नगर। अब इसको भी आप एक काम करो,
इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। सबसे उत्तर से आओ, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा कन्नौज। और नीचे आओ, कन्नौज के बाद आपको मिलेगा हरदोई। और नीचे आओ, हरदोई के बाद आपको मिलेगा उन्नाव। और नीचे आओ, आपको मिलेगा फतेहपुर। और नीचे आओ, मिलेगा हमीरपुर। हमीरपुर। और इधर की तरफ यानी पश्चिम की तरफ आ जाओ तो मिल गया कानपुर देहात। ठीक है। ऐसे काम करो, मजा आएगा पढ़ने में। एक एक चीज आपको पता होगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से अच्छे। और आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ का आंसर मैंने बता दिया, नहीं बताया। मुजफ्फरनगर कहाँ पर आ जाएगा, सहारनपुर में। और फर्रुखाबाद कहाँ पर आ जाएगा, कानपुर में। ठीक, कानपुर नगर होगा। नेक्स्ट देखो 73। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और साथ ही साथ मनोनीत सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। ये होती है 8 8 10। आओ इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। अगर आपको याद हो तो रिवाइज कर लो। आओ देखो। हम्म, क्या मैं एक मिनट जस्ट वेट, सवाल कौन सा था, विधान परिषद से है ना। देखो यहाँ पे आओ, मैंने लिखा विधान परिषद। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सीटें मुझे बताओ। कुल सीटें आप सबको पता होगा 100 हैं। अब इन 100 में सीटों को अलग अलग कर लो। 38 सीटें, इनको अलग कर लो। इसके बाद 38 सीटें, 36 सीटें, और इसके बाद 8 8 और 10। ऐसे ये 38 सीटें ये कहाँ से आएंगी, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र से, यानी विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र से। ये जो 36 सीटें हैं ये कहाँ से आएंगी, स्थानीय निकाय से। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है। ये 8 सीटें कहाँ से आएंगी, शिक्षक से, यानी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। और फिर मुझे बताओ ये 8 सीटें कहाँ से आएंगी, ये आएंगी इसी, शिक्षक हो गया तो शिक्षक के बाद कौन आएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि स्नातक। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से। और बाकी बची 10 सीटें ये आ जाएंगी मनोनीत क्षेत्र से। तो ये है 38 36 8 8 10। आपसे ये सवाल पूछा था कि मुझे बताओ शिक्षक, स्नातक और मनोनीत से कितने आ रहे हैं, तो 8 8 10। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे साझा कर लें। एक अधिनियम याद रखना, एक अधिनियम याद रखो। कौन सा है ये, 1861 1861 का। इसे कहा जाता है इंडिया काउंसिल एक्ट। इंडिया काउंसिल एक्ट। दरअसल ये वो अधिनियम था जिसमें उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के सदन का प्रारंभ हुआ था। इसी में उत्तर प्रदेश में विधानमंडल विधानमंडल के सदन का प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रारंभ हुआ नहीं, कहा गया था। तो फिर अब सवाल ये बनता है कि विधान परिषद का गठन हुआ कैसे, कब। विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का अगर आपको गठन पढ़ना है तो सबसे पहले एक वर्ष में जाओ, 1868। ये आज से प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है, ये काफी पहले से प्रक्रिया शुरू हुई है, 1868। इस समय उपराज्यपाल हुआ करते थे हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश को प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस अवध कहा जाता था उस समय। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध, ये क्षेत्र था अवध, ये क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में एक उपराज्यपाल, उपराज्यपाल हुआ करते थे। कौन थे, इनका नाम था विलियम सर विलियम म्योर। ठीक है। सर विलियम म्योर ने, कहा जाता है कि इन्होंने बहुत आग्रह किया, अपने उच्चाधिकारियों से कहा कि यहाँ पर भी विधान परिषद का गठन होना चाहिए, लेकिन इनका जो प्रयास था वो माना नहीं गया। फिर इसके बाद एक और वर्ष आता है 1887 1887। 1887 में पहली बार बैठक हुई थी। आओ देखो 1887, यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की सफलता मिलती है। एक हॉल था, प्रयागराज में था ये, इसको कहते हैं थर्न हिल मेमोरियल हॉल। ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है, ये कहाँ है, ये इलाहाबाद। उस समय इलाहाबाद था, अब तो इसको प्रयागराज कहते हैं। ठीक है। तो थर्न हिल मेमोरियल हॉल ये इलाहाबाद में था। और कहते हैं कि यहीं पर विधान परिषद की विधान परिषद की पहली बैठक
पहली बैठक होती है। अब ये जो पहली बैठक हो रही थी, इसमें सदस्य कितने थे? इसमें टोटल जो सदस्य थे, उनकी संख्या थी 9 और इसमें 4 थे भारतीय और 5 थे अंग्रेज। ये हुई बात इतिहास की, ठीक है? और इसका उस समय कार्यकाल 2 साल का था। तो कुछ ये महत्वपूर्ण बातें याद रखो। अब आ जाओ क्वेश्चन में। 73 का सही उत्तर हो जाएगा 8, 8, 10 डी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 74 में। 74 कह रहा है कि द्वितीय सूखा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब से कब तक चला था? शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कब से कब तक चला है, ये सवाल पूछ रहा है। एक मिनट, कहाँ गया? ये चला है 1919 से लेकर 1928 तक। डी पार्ट इसका सही होगा। अब जरा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कर लें हम आपसे। शारदा नहर प्रणाली, शारदा नहर प्रणाली, गौर करना इन सभी बातों पर। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इसका जो निर्माण वर्ष है, ये कब से कब तक चला है? 1919 से लेकर 1928 तक। 1919 में शुरू हुआ था, 1928 में पूरा हुआ है। एक मैं सवाल और आपसे पूछता हूँ। एक वर्ष है 1817, 1817। 1817 में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है लेफ्टिनेंट, ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है इसलिए याद रखोगे, लेफ्टिनेंट ब्लेन। कहते हैं कि लेफ्टिनेंट ब्लेन को उस समय अ, एक नहर निकाली जा रही थी यमुना नदी के पश्चिमी तट से, उसकी जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है? यमुना नदी के पश्चिमी तट से, पश्चिमी तट से निकलने वाली निकलने वाली नदी की नदी तो नहीं कहेंगे, नहर निकल रही थी, नहर की जिम्मेदारी दी गई, नहर की जिम्मेदारी दी गई। याद रखना सवाल पूछा जा सकता है कब दी गई? 1817 में। कौन है ये? लेफ्टिनेंट ब्लेन है। इसके बाद और भी कई सारे काम हुए हैं, जैसे 1821 वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, 1823 का साल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, आपके जीके के लिए। 1885 का साल भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, 1952 और साथ ही साथ 1964, 5 वर्ष ये काफी महत्वपूर्ण है। 1821 में क्या होता है? 1821 में हुआ ये कि जो पश्चिमी पश्चिमी यमुना नहर थी, यमुना नहर का संचालन किया गया। ठीक 1821 में। 1823 में क्या हुआ? 1823 में एक कार्यालय की स्थापना की गई और ये कार्यालय बना था सहारनपुर में। सहारनपुर में। सब सवाल ये बनता है कि कार्यालय काहे का था? ये कार्यालय था पहला सिंचाई कार्यालय, पहला सिंचाई कार्यालय, पहला सिंचाई कार्यालय की स्थापना ये कहाँ हुई थी? सहारनपुर में। फिर 1885 आता है। 1885 में उत्तर प्रदेश की जब आप आधिकारिक साइट में जाओगे तो ये जानकारी मिलती है कि जो बेतवा नहर का काम चल रहा था, बेतवा नहर का जो निर्माण कार्य चल रहा था वो पूरा हो गया था और इससे कई सारे जिलों को लाभान्वित करना शुरू कर दिया गया था। 1952 में क्या हुआ? 1952 में माता टीला बांध का निर्माण ये हुआ और माता टीला बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1952 में और पूरा कब हुआ है? अगर आपसे पूछी ये परियोजना कब से कब तक चली है? 1952 से लेकर 1964, यानी 1952 में शुरू हुआ, 1964 में पूरा हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? 1964 में एक और घटना घटी थी। दरअसल सिंचाई विभाग के लिए एक प्राविधिक परीक्षा प्रकोष्ठ और सचिवालय की स्थापना की गई थी। ठीक है? 1964 में। तो अब आ जाओ यहाँ पर। 75 देखो। 75 में क्या है जो महत्वपूर्ण है? उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो रॉकर मिट्टी है इसके बारे में सही कथन कौन सा है इसको बताओ। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पड़वा अलग है। इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है और यहाँ तिल और चने की खेती होती है, ये सही है। 60% सिलिका होता है। मैंने आपको सॉइल सिस्टम इन उत्तर प्रदेश में ये सारी बातें बताई हुई हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा का विभाजन मैंने आपको पढ़ाया था। उत्तर प्रदेश की मृदा का विभाजन, उत्तर प्रदेश की मृदा का विभाजन मैंने क्या बताया था आपको? एक तो भाबर मृदा, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था तराई मृदा। इनकी खास बात क्या है? ये ज़रूर याद रखना, स्टेटमेंट में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको जलोढ़ से परिचित कराया था। ये वही जलोढ़ है जो खादर
और बांगर में बटी होती है। इसके बाद मैंने आपको परिचित कराया था विंध्यन से। विंध्यन मृदाएं, ये वही विंध्यन मृदाएं हैं जो लाल और पीली मृदाओं में बटी होती हैं। लाल और पीली मृदाएं। फिर मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कुछ ऐसी मृदाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं बुंदेलीय मृदाएं, या हम कहें बुंदेलखंडी मृदाएं। ये जो बुंदेलीय मृदाएं होती हैं ये सामान्यतया काली काली मृदाएं, जिन्हें हम मार या फिर काबर कहते हैं, और इसके अलावा ये लाल मृदाएं भी होती हैं। ये लाल मृदाएं होती हैं, इन्हें हम परवा, इसके अलावा हम राकर भी कहते हैं। परवा और राकर ये अलग हैं, कुछ खासियत या हम कहें कुछ महत्वपूर्ण इसमें बातें हैं जो अलग होती हैं। अब इसके अलावा एक मैंने मृदा और बताई थी, मृदा की क्लासिफिकेशन में, इसे कहते हैं अरावली मृदाएं। अरावली मृदाएं, ठीक है। अच्छा, आपसे एग्जाम में क्या पूछा था, यानी मॉक टेस्ट में क्या पूछा था? रॉकर मिट्टी के बारे में। तो अब यहाँ पर आओ, रॉकर के बारे में जान लो। रॉकर मृदा। इस रॉकर मृदा के बारे में दो तीन बातें याद रखने वाली हैं। एक तो ये पर्वतीय पठारीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, किस क्षेत्र में पाई जाती है तो आप बता दोगे। कैसी होती है? लाल, कहीं कहीं भूरा रंग, लाल और भूरे रंग की दानेदार ये मिट्टी होती है। इसके अलावा इसमें जीवाश्म की कमी पाई जाती है, और जीवाश्म की कमी के अलावा इसमें तिल और साथ ही साथ चने की खेती हो सकती है। तिल और चने की खेती के लिए ये जानी जाती है। वापस आओ जरा, यहाँ पर यही सही हो जाएगा, सी पार्ट। तिल और चने जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत खिलाड़ी का कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर कराया जाता है? 5 लाख रुपए का कराया जाता है। बी पार्ट बिल्कुल कंठस्थ कर लो, सवाल पूछा जा सकता है, नीतियों से सवाल पूछे जाते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश खेल नीति, उत्तर प्रदेश खेल नीति, उत्तर प्रदेश खेल नीति कौन सा है? 2023। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो है मंजूरी। याद रखना, इसे मंजूरी कब मिली है? 10 मार्च को 2023 को। ठीक, ये तारीख याद रखो। अच्छा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इनका रिवीजन करते रहो, बस यही तथ्य पूछे जाएंगे आपसे। कौन कौन से तथ्य हैं? देखो, इस नीति में कहा गया है कि भाई हम राज्य सरकार ने कहा है कि हम राज्य खेल प्राधिकरण का हम गठन करेंगे। ये सरकार ने कहा है, अर्थात इस नीति में कहा गया है। इस नीति में ये भी कहा है कि जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी को हम 3 श्रेणियों में बांटेंगे। सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खिलाड़ियों को जो 3 श्रेणियों में बांटा जा रहा है वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक तो खिलाड़ी होगा, एक श्रेणी होगी ग्रास रूट ग्रास रूट स्तर, दूसरा होगा विकासात्मक स्तर, तीसरा होगा उच्च स्तर। ठीक है, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी, ये खिलाड़ियों की श्रेणियां हैं। अच्छा, इसके अलावा नीति में और क्या कहा गया है? नीति में ये भी कहा गया है कि हम, यानी कि सरकार, अगले 5 सालों तक या अगले 5 सालों में 14 उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे और 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाएंगे। उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाए जाएंगे। यहां तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा नीति में और कुछ सरकार ने कहा है? हाँ, कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि प्रत्येक साल, यानी हर एक साल जिले से खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, और ये प्रतिभावान या हम कहें उभरते हुए खिलाड़ी होंगे। ठीक है, और ये जो चयन किया जाएगा, ये प्रत्येक साल 5 उभरते हुए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। संख्या याद रखना, पूछा जाएगा। फिर से समझो, इस नीति में कहा गया है कि सरकार प्रत्येक साल जिले से उभरते हुए 5 खिलाड़ियों का चयन करेगी।
इसके अलावा नीति में और कुछ कहा गया है खिलाड़ियों के लिए? हाँ, इसमें ये भी कहा गया है कि खिलाड़ियों को, उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर, स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। कितना कवर मिलेगा? 5 लाख रुपया। ये राशि याद रखो, पूछी जाएगी। ठीक है? अच्छा, एक बात और हमें बता दो, इस नीति के अंतर्गत खेल विकास के लिए इस नीति के अंतर्गत खेल विकास के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष की व्यवस्था की गई है। प्रारंभिक प्रारंभिक कोष, इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है? और साथ ही साथ इस नीति में ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है। ई स्पोर्ट भी इसमें शामिल किया गया है। तो वापस आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा बी पार्ट। 77 देखो, 77 में क्या कह रहा है? 77 में कह रहा है कि बलरामपुर के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बघेलखंड जलाशय इस जिले की शोभा बढ़ाता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। पाटेश्वरी देवी शक्तिपीठ इस जिले को उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2022 के शक्तिपीठ सर्किट में शामिल करती हैं, ये भी सही है। यह जिला अपनी सीमा श्रावस्ती के अलावा अन्य 4 जिलों से जुड़ता है। तो इसमें तो मुझे मैप बनाना पड़ेगा, अभी देखते हैं इसको। यह जिला अपने आप को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं जोड़ता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल से तो स्पर्श होता है, ये गलत है। और अन्य 4 नहीं, अन्य 3 होना चाहिए यहाँ पर, अभी देखते हैं मैप में। तो ये भी गलत है, 1 और 2 सही होगा यहाँ केवल, 1 और 2, ए पार्ट सही होना चाहिए। अब आओ जरा यहाँ पे, सबसे पहले बलरामपुर के बारे में जान लो। बलरामपुर, बलरामपुर के बारे में जानो। देखो, यहाँ पर एक है जलाशय, चीजें याद रखनी है। जलाशय कौन सा है? बघेलखंड, बघेलखंड जलाशय। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर है जिसको कहते हैं देवी पाटन, देवी पाटन मंदिर। ये देवी पाटन कह लो या माँ पाटेश्वरी, माँ पाटेश्वरी मंदिर तुलसीपुर में है। बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा ये जो बलरामपुर है, यहीं पर, या हम कहें ये जो देवी पाटन मंदिर है, इसी के आसपास सूर्य कुंड तालाब है। सूर्य कुंड तालाब, सूर्य कुंड नामक तालाब है। अच्छा, यहीं बलरामपुर में एक मंदिर और है, शायद इससे आप परिचित होंगे, बिजलीपुर, बिजलीपुर मंदिर। इस बिजलीपुर मंदिर में एक सवाल, एक नहीं बल्कि 2 सवाल पूछे जाते हैं। ये बिजलीपुर मंदिर भूरे पत्थरों से निर्मित है, भूरे पत्थरों से निर्मित है। अब एक बात आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है, कौन सी बात? कि ये कौन सी देवी को समर्पित है? कौन सी देवी को समर्पित है? आप बताओगे विजयेश्वरी, विजयेश्वरी देवी को समर्पित है। अच्छा, इसका निर्माण किसने किया था, क्या पता है आपको? इसका निर्माण किया था महाराजा, महाराजा दिग्विजय सिंह, महाराजा दिग्विजय सिंह ने इसका निर्माण किया था। और ये किस देवी को समर्पित है? विजयेश्वरी देवी को समर्पित है। ठीक। अच्छा, बलरामपुर एक खास बात के लिए और जाना जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि एक मंदिर और है जिसको कहते हैं झारखंडी मंदिर, झारखंडी मंदिर यहाँ के जंगलों के लिए फेमस है। यहाँ पर एक बांध भी है, बांध का नाम सुना है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बांध, ये कहाँ पर है? यहीं पर है। और भारत नेपाल सीमा पर पिपरी बांगर में ये बना हुआ है। और कई सारी छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जैसे भंभर, दारा, मूसी, घुघरोर या फिर हमसोती नदी। तो इन नदियों का पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इसके अलावा एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, उसके बारे में भी आओ जरा समझाते हैं हम आपको। नाम है सुहेलवा, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में मुझे ये बताइए कि कहाँ है ये? ये है बलरामपुर। बलरामपुर और कहाँ है? ये है श्रावस्ती में फैला हुआ। तो बलरामपुर और श्रावस्ती में ये फैला हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी स्थापना ये कब हुई है? 1988 में। स्थापना ज़रूर याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्थापना 1988 में। और सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बलरामपुर और श्रावस्ती में। मुझे बताइए, एक सवाल मैं बलरामपुर से ही और पूछता हूँ आपसे।
उत्तर प्रदेश यानी यूपी का पहला जनजातीय उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय, यूपी का पहला जनजातीय संग्रहालय, और ये जनजातीय संग्रहालय किससे संबंधित है? थारू थारू जनजाति संग्रहालय। क्या मुझे बता सकते हो ये कहाँ पर है? ये बलरामपुर में। ठीक है। अब बलरामपुर के मैप को देख लो। ये मैंने लिखा बलरामपुर, और बलरामपुर को अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा। बलरामपुर से सबसे ऊपर से नीचे की तरफ होते हुए फिर ऊपर पहुंचूंगा। तो मुझे बताओ सबसे ऊपर यानी कि इस क्षेत्र में ये कौन सा राष्ट्र है? यहाँ पर है नेपाल, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श कर रही है। फिर इसके बाद ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ आओ तो आपको मिलेगा सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। फिर और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा गोंडा, और नीचे आओगे आपको मिलेगा श्रावस्ती। ठीक है, और फिर नेपाल। तो बलरामपुर स्वयं को तो बलरामपुर ये है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, गोंडा और श्रावस्ती, 3 जिलों से इसकी सीमा और साझा होती है। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 4 जिले, है ना? ये गलत हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये भी गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही होगा। 78 देखो, 78 देखो। कह रहे कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन सी महाशक्ति शामिल नहीं थी? गुर्जर प्रतिहार तो थे, पाल भी थे, राष्ट्रकूट भी थे, कुषाण नहीं थे इनमें से। कुषाण नहीं थे। और ये जो गुर्जर प्रतिहार है ना, यही अंततः विजयी हुए थे। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंततः विजयी कौन हुआ था? प्रतिहार। मैं लिए चलता हूँ आपको कहाँ पर? 79 में। कह रहे उत्तर प्रदेश में जन्मे कवि और उनके शहर में कौन सा मेल खाता है? अबुल फैजी। ये कानपुर से तो नहीं है। कौन सा मेल खाता है ये पूछ रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ से हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान फर्रुखाबाद से नहीं है। महादेवी वर्मा ये निहालपुर से नहीं है। जयशंकर साहब हैं वाराणसी से। यही सही होगा। अच्छा, यहाँ पर ये इनके नाम याद रखना और इनके लोकेशंस याद रखना। सवाल पूछे जाते हैं, जैसे एक मैंने लिखा शेख शेख अबू अल फैजी या फैज फैजी, ये आगरा से हैं। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी ये इलाहाबाद से हैं, निहालपुर से। ठीक है। इसके अलावा महादेवी महादेवी वर्मा ये फर्रुखाबाद से हैं। फर्रुखाबाद। अच्छा, यहाँ पर आओ। जयशंकर साहब ये तो हमने आपको वाराणसी बताया ही है। तो शेख फैजी आगरा से हैं, याद रखना। सुभद्रा कुमारी जी ये इलाहाबाद निहालपुर से हैं, याद रखना। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से हैं, और जयशंकर साहब ये वाराणसी से हैं, याद रखो। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 80 नंबर में आ जाओ। 4 बाग रेलवे स्टेशन की नींव सबसे पहले मुझे बताओ किसने रखी थी? डंकन साहब ने नहीं रखी थी, एंड्रयू साहब ने भी नहीं रखी थी, तो कौन था? ये बिशप था। बिशप जॉर्ज हबर्ट। ठीक है, ये सही होगा। अच्छा, इसके बारे में यहाँ पर 2-4 बातें समझो। मैं लिए चलता हूँ आपको चार बाग रेलवे स्टेशन। चार बाग रेलवे स्टेशन आप पहुंच गए, और पहुंच के मुझे बताओ कि इसकी नींव किसने रखी? तो नाम है हर्बर्ट ने, बिशप हर्बर्ट। ठीक, बिशप जॉर्ज हर्बर्ट नाम है इसका। कब रखी गई? 1914। वर्ष याद रखना, पूछा जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई नींव की। क्या मुझे बता सकते हो डिजाइन किसने बनाया था? हाँ, जे एच हार्निमन, इस महोदय ने बनाया था डिजाइन। किस शैली में बना है? ये शैली है इंडो ब्रिटिश शैली में बना है। अच्छा, ये तो बात हो गई चार बाग की। मुझे एक प्राणी उद्यान है उत्तर प्रदेश में, प्राणी उद्यान, मुझे इसके बारे में बताओ। इस प्राणी उद्यान का नाम है नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है 1921 1921 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1921 में। और स्थापना हुई 1921 में तो किसके आगमन पर हुई थी? इस ये उस समय एक प्रिंस ऑफ वेल्स था। प्रिंस ऑफ वेल्स ये आ रहा था भारत, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है बनारसी बाग। बनारसी बाग। आपसे सीधा सवाल पूछे बनारसी बाग कहाँ है,
तो यही है प्राणी उद्यान नवाब वाजिद अली शाह के नाम से। वापस आ जाओ। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। मैं आपको लिए चलता हूँ 81 में। 81 के पास पहुंचो और पढ़ो। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में ग्राम विकास की योजनाओं के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? तो पहला ही सही हो जाएगा, 25,500 करोड़ रुपए। ठीक है, कुछ योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, इनके फंड एलोकेशन जरूर याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2026-27, ये 2026-27 में बजट हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है ये। अब पूरा कितना आवंटित हुआ? 25,500 करोड़ रुपए। ये पूरा आवंटन का मतलब है ग्राम विकास के लिए। आपसे पूछे ग्राम विकास की योजनाओं के लिए ये कितना आवंटित हुआ है? 25,500 करोड़ रुपए। ठीक। अब मुझे बता दो मनरेगा के लिए। बस ये जो मैं लिख रहा हूँ ये याद करनी है आपको, भूलना नहीं। 5544 करोड़ रुपए। फिर मुझे बता दो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए। आजीविका मिशन के लिए तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए जस्ट वेट 4580 करोड़ रुपए। फिर मुझे बताओ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। ग्राम सड़क योजना के लिए टू टू नहीं है, 822 होगा। 822 करोड़ रुपए है ना। ये रहेगा। तो ये है 2026-27 उत्तर प्रदेश सरकार का बजट और बजट में दिया गया पैसा। देखो 81 का हो जाएगा ए पार्ट। अब देखो 82 में क्या कह रहा है? कह रहा है आईईडीयूपी की स्थापना किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हुई थी? उसमें सहयोग दिया था आईडीबीआई, आईएफसीआई, एसबीआई, पीएनबी, इन्होंने सबने सहयोग दिया था। तो स्थापना किस वर्ष हुई थी ये पूछा है आपसे। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम बताओ। आईईडीयूपी ये है क्या? आओ देखो, यहाँ मैंने लिखा IEDUP। सबसे पहले यूपी का मतलब तो पता है आपको, उत्तर प्रदेश होता है। आईईडी का मतलब समझना है। इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। लिख लो, इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? डी फॉर डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है इसका पूरा नाम। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? ये आ रहा है एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। और क्या आप मुझे बता सकते हो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान। कहाँ पर है अगर आपसे पूछे स्थान? तो स्थान में बता दो लखनऊ में है ये। स्थापना अगर आपसे पूछे तो स्थापना बता दो 1986 में हुई है। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना में सहयोग किसने दिया, किसके सहयोग से इसको स्टैब्लिश किया गया है, तो आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, आईसीआई, एसबीआई और पीएनबी सबके सहयोग से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आईईडीयूपी की। और आईईडीयूपी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश, इसको उद्यमिता और मानव विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी जा चुकी है सरकार के द्वारा। तो 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1986, बी पार्ट। मैं लिए चलता हूँ आपको 83 में, 83 में। पढ़ो इसको ध्यान से। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी कानपुर के साथ किया गया है, ध्यान रखिएगा। आईआईटी कानपुर के साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना इसको। एक बात तो ये याद रखोगे कि ये कौन सा निगम था? एक मिनट। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। देखो, एक बात तो ये याद रखना कि ये जो निगम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि इसकी स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई है 1958 1958 में हुई है। ठीक है,
अब इसके अलावा एक बात और याद रखने वाली है, बात आईआईटी कानपुर की आ गई है, तो आईआईटी कानपुर अपने उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसको भी याद रखो। इसकी जो स्थापना है, वो हुई है 1959 में, ठीक? इसी के साथ-साथ एक मैं संस्थान और आपसे पूछता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके लिए एक फैक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मुझे बताओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो साइंस है ना, इसको इस्टैब्लिश कब किया गया था? इसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना। और ये जो स्थापना की गई थी, ये किसके प्रयास से की गई थी? क्या मुझे आप बता सकते हो? 1909 में इस्टैब्लिश हुआ था और जमशेद कैसे लिखेंगे? जमशेद जी टाटा, इनके सहयोग से इसको इस्टैब्लिश किया गया था। आई होप सारी बातें आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो 84, 84 नंबर। 84 कह रहा है कि बरुआ सागर के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बरुआ सागर, इसके बारे में बताना है आपको। इसे ओरछा के राजा उदित सिंह ने बनवाया था क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में इसे घुघुआ मठ भी कहा जाता था क्या? हाँ, ये भी सही है। ये महोबा जनपद में है क्या? महोबा जनपद में नहीं है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है? यानी तीसरा गलत है। इस किले के निकट मौर्य काल से संबंधित मंदिर है जिसे जराई मठ कहा जाता है। जराई मठ तो ठीक है, लेकिन मौर्य काल से संबंधित नहीं है, ये गुप्त काल से हैं, तो चौथा भी गलत हो गया। एक और दो सही हैं, कह रहे कितने कथन सही हैं, तो दो कथन सही हैं, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 84 का देख लो जरा, यहाँ पर आओ। देखो, मैं लिए चलता हूँ आपको, एक मिनट, कौन सा था? बरुआ सागर था ना? हाँ ठीक है। घुघुआ मठ। देखो, मैं लिए चलता हूँ आपको बरुआ सागर के पास। बरुआ सागर, इसको ध्यान से समझना, सवाल एक पूछा जा सकता है आपसे। ऐसे सवाल सामान्यतया आयोग इस समय बना रहा है। तो बरुआ सागर, इसके बारे में याद ये रखना है कि बरुआ सागर दरअसल ये एक झील है, ठीक है? ये एक झील है और सामान्यतया ऐसा मिलता है स्रोतों में लिखा हुआ कि लगभग 260 साल पहले ये बनी थी। 260 साल पूर्व ये बनी थी और इसके पीछे कौन राजा हैं? इसके पीछे राजा का नाम है उदित सिंह। उदित सिंह, अगर आपसे पूछे बरुआ सागर इस झील से संबंधित कौन से राजा हैं, तो उदित सिंह हैं। और यहीं इसी के आसपास चंदेला मंदिर के खंडहर यहीं पर बने हैं जो ग्रेनाइट से बने हैं। और इसी क्षेत्र में जो मंदिर बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं घुघुआ मठ, ठीक है? जराई मठ, जराई मठ, याद रखिएगा। पास में गुप्तकालीन मंदिर भी हैं, गुप्तकालीन मंदिर हैं। और ये किसे समर्पित हैं? ये समर्पित हैं भगवान शिव को और देवी पार्वती को, इन्हें ये समर्पित हैं। और ये सारा का सारा मैटर कहाँ पर है? ये सारा मैटर है झांसी, झांसी में है। तो आई होप ये बातें आप समझ पाए होंगे। बरुआ सागर उदित सिंह से संबंधित हैं और घुघुआ मठ, जराई मठ, ये सारे के सारे यहाँ पर जो मंदिर हैं गुप्तकालीन हैं और ये देवी पार्वती और भगवान शंकर को समर्पित है और ये सारा मैटर झांसी में है। तो सही उत्तर एक और दो ही होगा। यहाँ पर ये जो तीन और चार गलत हैं, इस किले में के निकट मौर्य काल से संबंधित मंदिर है जिसे जराई मठ कहा जाता है। तो जराई मठ कहा जाता है ये तो सही है, लेकिन मौर्य काल से नहीं है, ये है गुप्त काल से संबंधित। अगर यहाँ गुप्त काल लिखा होता तो सही होता। ये महोबा जनपद में है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ है? झांसी में। तो इस वजह से तीन और चार गलत होंगे, केवल दो। 85 में चलो, 85 में। 85 कह रहा है कि कौन सा फिल्म स्टार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है? बताओ, जिमी शेरगिल, सौरभ शुक्ला, बोनी कपूर, रविंदर जैन, इनमें से कौन है जो गोरखपुर से संबंधित है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। कहो तो सारे के सारे आपके लिए हम सिने स्टार यहाँ पर लिखे देते हैं। एज इट इज चीजें याद रखना। उत्तर प्रदेश के फिल्मी सितारे लिख लो। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के फिल्मी सितारे, ठीक है? ये पूरी टेबल आपको कंठस्थ होनी चाहिए। सवाल यूपी ट्रिपल एससी आयोग बहुत पूछ रहा है और अगर उसने कुछ भी पूछा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। एक तो आप ले लो अमिताभ जी को, अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन साहब टेढ़ा हाथ करके, हाँ, वो वाला डायलॉग कौन सा है? जो भी हो, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। अमिताभ बच्चन, तो ये कहाँ से हैं? ये है प्रयागराज से, प्रयागराज। फिर किसे ले लें हम? प्रियंका को ले लें, प्रियंका चोपड़ा। ये कहाँ से हैं? बरेली।
झुमका वाला आपने गाना सुना होगा। तो बरेली से प्रियंका जी हैं। इसके बाद यार एक नाम याद मुझे नहीं आ रहा है, जस्ट मिनट। सांसद हैं अभी रवि किशन, ठीक है? रवि किशन को ले लेते हैं। ये कहाँ से हैं? ये हैं जौनपुर से। इनको भी याद रखो। लारा दत्ता का नाम आपने सुना है? लारा दत्ता, ये कहाँ से हैं? ये गाजियाबाद से। गाजियाबाद। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा मुजफ्फर अली साहब का। मुजफ्फर अली साहब ये हैं लखनऊ से। लखनऊ से। आपने बोनी कपूर साहब का नाम सुना है? बोनी कपूर जी का। बोनी कपूर जी मेरठ से हैं। बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, 4 ठो लिख देगा और कहेगा इनको मैच करा डालो। अमिताभ बच्चन प्रयागराज से हैं, प्रियंका जी ये बरेली से हैं, रवि किशन जी जौनपुर से हैं, लारा दत्ता ये गाजियाबाद से संबंधित हैं, मुजफ्फर अली ये लखनऊ से संबंधित हैं, बोनी कपूर मेरठ से संबंधित हैं, ठीक है? जावेद अख्तर, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर साहब ये खैराबाद से हैं, खैराबाद से संबंधित हैं, सीतापुर का। और नसीरुद्दीन कहाँ से हैं? नसीरुद्दीन शाह ये बाराबंकी से हैं, बाराबंकी से संबंधित हैं। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपने अभी ये कौन है? राजशेखर नहीं, राजपाल हैं, राजपाल, जिनके ऊपर अभी जेल चले गए थे, तिहाड़ वाला कांड चल रहा था बैंक लोन की वजह से। राजपाल यादव ये कहाँ से हैं? ये तो शाहजहांपुर से हैं, शाहजहांपुर, ठीक है? राजपाल यादव। और आपने जिमी शेरगिल का नाम सुना होगा। जिमी शेरगिल, जिमी शेरगिल ये गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से। इसके अलावा नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सबका बदला लेगा वाला डायलॉग इनका फेमस है काफी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये कौन कहाँ से हैं? ये मुजफ्फरनगर से हैं, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर बुधना एक क्षेत्र पड़ता है, वहीं से हैं। और आपने रामायण अगर सुनी होगी तो जितनी चौपाइयाँ हैं वो गाई हैं रविंद्र जी ने, रविंद्र जैन। रविंद्र जैन रामायण से संबंधित रहे हैं। तो ये कहाँ से हैं? ये अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ से। अच्छा, सौरभ शुक्ला का नाम जानते हो? सौरभ शुक्ला से परिचित हैं आप? नहीं परिचित हैं तो आओ करा दें। ये गोरखपुर से हैं, ये भी सिने स्टार हैं, ठीक है? काफी मूवीज करी हैं, कॉमेडी रोल करते हैं। सुशांत, सुशांत सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की हम बात नहीं करें, ये वो सुशांत सिंह है जिनकी एक मूवी आई थी उसमें डायलॉग था बाबा कहा करते थे। तो ये बिजनौर से हैं, बिजनौर। और एक मैं और लिखता हूँ पूजा बत्रा, पूजा बत्रा, इनको भी याद रखना, अयोध्या से। पूजा बत्रा अयोध्या से हैं। एक मैं और लिखता हूँ, एक सवाल यूपी ट्रिपल एस ने पिछले दिनों पूछा भी था एक शख्स से, अभिजीत भट्टाचार्य, अभिजीत भट्टाचार्य, भट्टाचार्य ये कहाँ से हैं? ये कानपुर, कानपुर से हैं, ठीक है? तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। जावेद अख्तर खैराबाद से हैं, नसीरुद्दीन शाह बाराबंकी से हैं, राजपाल यादव शाहजहांपुर से हैं, और जिमी शेरगिल गोरखपुर से हैं, नवाजुद्दीन मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर में एक जगह है बुधाना, वहाँ से हैं ये। रविंद्र जैन ये अलीगढ़ से हैं, और सौरभ जी ये गोरखपुर से हैं, पूजा बत्रा अयोध्या से हैं, प्रियंका चोपड़ा बरेली से हैं, रवि किशन जौनपुर से हैं, लाला दत्ता गाजियाबाद से हैं, मुजफ्फर अली लखनऊ से हैं, बोनी कपूर मेरठ से हैं, अभिजीत भट्टाचार्य कानपुर से हैं, सुशांत सिंह बिजनौर से हैं। बस ऐसे याद कर लो आप सारे। ये याद कर लो, 1 नंबर पक्का हो गया आपका। कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है? जितना डिटेल में हो सकता है सारा का सारा यहाँ पर करवा देंगे। कुल मिला के आपका रिवीजन हो जाएगा मॉक टेस्ट के माध्यम से, और जितनी नई चीजें आपको पता चल सकती हैं वो सारी की सारी पता चल जाएंगी। तो जिमी शेरगिल, अभी अभी मैंने क्या बताया था, जिमी शेरगिल कहाँ से हैं? जिमी शेरगिल हैं गोरखपुर से, ये तो सही है। सौरभ शुक्ला कहाँ है? यहाँ पर देखो, ये भी मैंने गोरखपुर से ही बताया था, सौरभ शुक्ला गोरखपुर, ठीक है? और हम्म, सौरभ शुक्ला गोरखपुर, इसके अलावा जिमी शेरगिल ये गोरखपुर से हैं, ठीक? तो ये दोनों गोरखपुर से हैं। बोनी कपूर, बोनी कपूर तो मैंने बताया नहीं था, ये मेरठ से बताए थे, ये मेरठ से हैं। और रविंद्र जैन ये अलीगढ़ से मैंने आपको बताए थे। तो ये गलत हो जाएंगे, 1 और 2 सही होगा, सी पार्ट, ठीक है? आगे बढ़ें।